साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन रीट को पढ़ रहे थे। रीट की विज्ञान के अपन ने 5 वीडियो बनाए हैं। उसके बाद में कुछ रुकावट आ गई थी, कुछ ड्यूटीज़ लग गई थी स्पोर्ट्स में, उसके कारण से टाइम नहीं मिल पाया। अभी वापस शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान के टॉपिक थे पांचों के पांचों। अगला टॉपिक है अपना, वो है मोल कंसेप्ट। वैसे तो सारे के सारे टॉपिक में नोट्स बना के समझा रहा था आपको, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें नोट्स से काम चलने वाला नहीं था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने वाला टॉपिक था, एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक था। इसलिए अपन मोल कंसेप्ट को बोर्ड पे पढ़ते हैं। आप नोट्स बना लीजिए साथ साथ में, वरना मैं आपको नोट्स तो उपलब्ध करवा ही दूंगा, पर साथ बना लोगे तो ज़्यादा बेहतर ही रहेगा। टॉपिक को समझने वाला टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर इसके न्यूमेरिकल वगैरह में कभी भी कोई दिक्कत आपके आएगी नहीं समझ में आएगा तो हमेशा ही परेशान रहोगे। ध्यान से सुनना। देखो, मोल कंसेप्ट में 2-3 बातें पहले एकदम सीधी सीधी कंसेप्चुअल हैं। मोल शब्द 1896 में विल्हेम्स ओस्टवाल्ड ने दिया। ओस्टवाल्ड का दिया हुआ है 1896 के अंदर मोल शब्द की बात आती है। तो एक बात सीधा सीधा, कई बार क्या पता प्रश्न पूछ ले, मोल शब्द जो है, मोल वर्ड है, लैटिन वर्ड है एक मोल्स, उससे डिराइव्ड हुआ है। मोल से, मोल्स से डिराइव्ड है। इसका अर्थ है ढेर, पाइल्स। किसी चीज का ढेर हो, मिट्टी का ढेर हो, कंकड़ का ढेर हो, पत्थरों का ढेर हो, उसको मोल्स कहा गया। केमिकल की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी पदार्थ है, उसकी संख्या को डिनोट करने के लिए मोल वास्तव में है क्या, संकल्पना बाद में पढ़ेंगे। पहले मोल का मतलब क्या होता है। मोल एक संख्या को निरूपित करता है। मोल का मतलब केवल एक नंबर है। जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 नंबर है। 1 दर्जन केले का मतलब क्या हुआ कि आप 12 केलों की बात कर रहे हो। 1 दर्जन आम का मतलब क्या हुआ कि अपन 12 आम की बात कर रहे हैं। 1 दर्जन बिस्किट का मतलब क्या हुआ कि अपन 1 दर्जन बिस्किट की बात कर रहे हैं। 1 दर्जन बिस्किट के पैकेट का मतलब क्या हुआ कि अपन 12 बिस्किट के पैकेट की बात कर रहे हैं। मतलब 12 संख्या को एक रूप में या एक साथ बताने के लिए क्या कर दिया, डजन का प्रयोग किया। वैसे ही परमाणुओं की, अणुओं की संख्या को, क्योंकि इनकी अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा संख्या को एक साथ बताने के लिए एक शब्द काम में ले लिया और उस शब्द का नाम क्या रखा, मोल। मोल वास्तव में एक नंबर है, एक संख्या है। शुरुआत की ये बात है। आगे क्या निकल के आता है, 1967 में, 1896 में नाम दिया। 1967 के अंदर 7 में मोल यूनिट को क्या किया गया, स्वीकार किया गया, जो कि परमाणुओं की या अणुओं की वृहद संख्या को बताती है। मतलब बहुत ज्यादा परमाणुओं की या अणुओं की संख्या है, उसको एक रूप में ढालना मोल शब्द के निर्माण का कारण बना था। अब एक शब्द सीधा सीधा पूछा जाता है कि कोई भी पदार्थ है, मतलब पदार्थ की मात्रा हो गई, एक तरीके से संख्या को निरूपित करता है मोल। तो पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, क्या है, मोल होती है।
प्रश्न पूछे पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मोल, तो आंसर हो जाएगा मोल। ठीक है। अब ये इतनी देर से मोल मोल की बात करें तो मोल को बता रहे कोई संख्या है, तो मोल में आखिर में कितनी संख्या को शामिल किया है? मोल का अर्थ जैसे दर्जन का मतलब 12 है, 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम का मतलब 1 क्विंटल है, तो आखिर में मोल के अंदर संख्या कितनी होंगी? तो 1 मोल इज इक्वल टू सीधा सीधा 6.022 इंटू 10⁻23 कण। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 मोल कोई पदार्थ है, इसका मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरे पास उस पदार्थ के इतने कण हैं। मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 मोल बिस्किट है, इसका मतलब मेरे पास 6 गुणा 0.22 इंटू 10⁻23 बिस्किट है। मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 मोल बिस्किट के पैकेट है, इसका मतलब मेरे पास 6.022 गुणा 10⁻23 बिस्किट के पैकेट है। मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 मोल मार्कर है, इसका मतलब मेरे पास 6 गुणा 022 गुणा 10⁻23 क्या है? मार्कर है। आई बात समझ? ये हालांकि बहुत बड़ा नंबर है, 6.02214, ऐसा कुछ बड़ी संख्या होती है, पर इसको शॉर्ट में इतना याद रखते हैं 6.02 गुणा 10⁻23 हो गया। अब इसी को क्या बोला जाता है? आवोगाद्रो संख्या। इस वैज्ञानिक के नाम के हिसाब से, आवोगाद्रो के नाम के हिसाब से इसको आवोगाद्रो की संख्या बोला जाता है। तो 1 मोल बराबर ये संख्या, और इस संख्या का मतलब क्या है? आवोगाद्रो संख्या, और आवोगाद्रो का मतलब नंबर ऑफ एवोगेड्रो, ये Na से उसको निरूपित करते हैं। छोटी सी बात समझ में आई? इतनी बातें समझ में आ गई होगी, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, सबसे पहले एक कंसेप्ट अपन लेते हैं, उसको समझते हैं। एक शब्द है परमाणु द्रव्यमान। मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान का मतलब मास होता है, और एटॉमिक मास। किसी परमाणु का द्रव्यमान किसको बताता है? द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, उसको अपन पढ़ रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान। देखो, परमाणु का द्रव्यमान का मतलब है, किसी द्रव्यमान का मतलब भार से मतलब है, भार का मतलब वजन से मतलब है। मैं पूछूं आपका भार कितना है, इसका मतलब आप सीधे सीधे जाके तुले तो आपके अंगों के, शरीर के सभी अंगों का कुल मिलाकर भार वो फिर आपका भार हो गया। आप मार्केट से सामान लेने गए, मैं कहूंगा कि आपके थैले में कितना वजन है, तो आपके थैले में जो जो चीजें हैं आप गिन लोगे कि भाई 1 किलो ये था, 2 किलो ये था, 3 किलो ये था, इसका मतलब ये इतना सामान मेरे पास है। तो आप थैले का वजन टोटल बता सकते हो कि 5 किलो है, 7 किलो है, 8 किलो है, इस प्रकार से थैले का वजन। तो परमाणु का द्रव्यमान भी परमाणु के अंदर जो है उसको जोड़ लो। परमाणु को अपन ने पहले देखा था कि नॉर्मल, देखो रदरफोर्ड वाली सभी प्रक्रियाओं के हिसाब से क्या देखा था अपन ने कि एक परमाणु था, परमाणु के बीच में क्या था? एक नाभिक था। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ऐसी तो सीन था इस प्रकार से। इसका मतलब परमाणु के अंदर है कितनी चीजें? परमाणु का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि अब इन तीनों, ये तीन चीजें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो तीनों का वजन परमाणु का द्रव्यमान। तो ऐसा बोल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान बराबर, ऐसा बोला जा सकता है प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यही तो बात आई ना समझ में? मतलब परमाणु का द्रव्यमान क्या मतलब हुआ? प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का जितना द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है, इन तीनों को जोड़ दो, किसका द्रव्यमान आ जाएगा? परमाणु का द्रव्यमान है। अब कार्बन है तो कार्बन के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जोड़ दो। नाइट्रोजन की बात कर रहे हो तो नाइट्रोजन के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। पर मेन बात ये होगी परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक टेबल बताई थी, इस टेबल के अंदर शायद लिखा था, मैंने क्या बताया था आपको कि सामान्यतः इसको और सूत्र, ऐसा सूत्र के रूप में लिखो दो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो गया? ये एटॉमिक मास। अब मास ऑफ प्रोटॉन बराबर मैंने बताया भी था, होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम।
ठीक है, लगभग इतना ही मास ऑफ क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, वो कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, या एक एएमयू बाद में देखेंगे, पहले इतना समझ लो। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस ग्राम, ये भी ग्राम, सारे ग्राम में ले लो, इसको किलोग्राम में क्यों लिखा, 24 ग्राम, और इसको भी ग्राम में लिख लो, ये ग्राम, तीनों ग्राम में ले लिए अपन। ठीक है, ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह एक बात और लिख लो आप, यहां क्या लिख सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मास ऑफ प्रोटीन क्या है, प्रोटॉन क्या है 1837, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर क्या है, एक मास का प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का क्या है मास है। मतलब क्या हुआ कि अगर 1837 इलेक्ट्रॉन का मास होगा तब जाकर क्या बनेगा, एक प्रोटॉन का मास बनेगा। मतलब प्रोटॉन के मास की तुलना में, न्यूट्रॉन के मास की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बहुत नगण्य है, बहुत क्या है नगण्य है। इसको ऐसा समझो कि आप मार्केट में गए और मार्केट में आपके पास एक थैले में बहुत सारा सामान है और आपने अंदाज लगाया कि भाई थैले में कितना वजन है, तो आपने जोड़ना शुरू किया कि मैंने 2 केजी चीनी ली थी, 3 किलो मैंने चावल लिए, आधा किलो मैंने चाय पत्ती ली, ठीक है, और 400 ग्राम मान लो कि क्या है बादाम है, ऐसे रेंडमली बता रहा हूं मैं, 200 ग्राम है मान लो ये मूंगफली ले लिया आपने, और 400 ग्राम मान लो आपने काजू लिए, और आपने 2 ग्राम केसर ली, ये सब आपने लिया। ठीक है, अब आप बैठे बैठे जोड़ रहे हो नॉर्मली, तो क्या कितना बताओगे आप, 2 3 5, 5 के बाद में 5.5, और 4 2 6 4 10, 1 किलो, ये हो गया, तो क्या हो गया 3 2 5, 5.5 और 6.5 केजी। आप लगभग बताओगे कि मेरे पास 6.5 केजी वजन है। आपने इसको क्यों नहीं जोड़ा कि 6.5 किलो की तुलना में ग्राम कोई बहुत नगण्य है, ऐसा थोड़ी बोलोगे कि 6.5 केजी फिर 2 ग्राम जोड़ोगे। इस 2 ग्राम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से नेग्लेक्ट किया जा सकता है। आप बोलोगे कि मेरे पास लगभग 6.5 किलो वजन है। आई बात समझ। इसी प्रकार से जब एटॉमिक मास इसका जोड़ते हैं तो क्या हुआ कि प्रोटॉन का काउंट कर लेते हैं, न्यूट्रॉन का काउंट कर लेते हैं, पर इसका छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका क्या होता है नगण्य होने की वजह से। इसलिए सीधी सीधी बात अब सिंपल बोला जा सकता है कि एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये एक सूत्र याद रख लो आप कि परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। आप इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को बहुत कम होने की वजह से क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, इसको नगण्य मान सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लेते हैं कि एक कार्बन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान बताइए, कार्बन परमाणु का। ठीक है, आपको एक टेबल बताई हुई है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बताई हुई है, आपको ध्यान भी होगा। ये मान लो एक कार्बन परमाणु का डायग्राम बनाते हैं, ये इसका नाभिक है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 इधर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को नगण्य मान सकते हैं, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं एक कार्बन परमाणु बराबर 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन। ठीक है, यह ऐसा बोला जा सकता है सूत्र के हिसाब से मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इधर इधर लिख लो इसको। ठीक है, और यही है। अब अपन ने क्या बोला था, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक का अपन ने अभी निकाला कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, अभी निकाला था, उसको क्या किससे गुणा कर दो, 6 से कर दो, तो 6 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर -24 और प्लस 6
गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर -24। ये 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन का क्या है? मास है, द्रव्यमान है। और 6 क्यों लिखा? क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं इसको 12 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर -24। ये दोनों सेम है ना, इसलिए इसको 12 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर -24 लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये ग्राम में हो गया ना, एक चीज याद रखनी है, 1.67 गुणा 10 की पावर -24 बराबर होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। या आजकल इसको इस प्रकार से भी शो करते हैं। ये सूत्र याद रखना है, एक मान याद रखना है कि 1 AMU बराबर होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -24। यही मान हुआ ना। तो ऐसा बोला जा सकता है कि 12 AMU, मतलब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ? 12 AMU हो गया। या बोला जा सकता है कि 12 ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। किसका हुआ? ये कार्बन का हो गया। ऐसे आपको नाइट्रोजन का निकालना हो तो वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दो, हाइड्रोजन का निकालना हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दो, ऑक्सीजन का निकालना हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दो। किसका आ जाएगा? उसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। सिंपल सी बात आपको याद रख सकते हो। जैसे मान लो नाइट्रोजन की बात करें तो कितना होता है? 14, ये सीधा सीधा मान। ऑक्सीजन की बात करें कितना होता है? 16। आपके सोडियम की बात करें कितना होता है? 23। आपके मैग्नीशियम की बात करें कितना होता है? 24। आपके सल्फर की बात करें कितना होता है? 32। क्लोरीन की बात करें कितना होता है? 35.5। आपके कुछ कैल्शियम की बात करें, रटना नहीं है ये, 40। अभी क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर कितने हैं? प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7 नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं, न्यूट्रॉन 8। इसका मतलब तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को सीधा सीधा जोड़ दो और उसके साथ क्या लगा दो? ये चिन्ह लगा दो। इसका मतलब क्या हो गया? वो उसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। ये चिन्ह लगते ही क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान हो गया इसका। खाली 12 है, इसका मतलब अपन उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बता रहे हैं, 12 के साथ में संख्या लग गई, इसका ये चिन्ह लग गया ना। इसका मतलब क्या हो गया? अपन बता रहे हैं क्योंकि इसका मान अपने आप में होता है इतना, क्योंकि अपने आप में सीधा सीधा अपन ने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मान किसका आ गया? ये इसका एटॉमिक मास आ गया। इसी प्रकार से सोडियम के अंदर देखो कि प्रोटॉन कितने होते हैं? 11 होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12। इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 12। न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 12। इधर प्रोटॉन कितने होते हैं? 16। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 16। इधर कितने? प्रोटॉन कितने? 17। न्यूट्रॉन कितने? 18। इधर प्रोटॉन कितने होते हैं? 20 होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 20 होते हैं। इस प्रकार से क्या निकल सकता है? ये सबका एटॉमिक मास यूनिट निकाली जा सकती है। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी बातों से यह समझ में आया है कि मोल वास्तव में कुछ नहीं है, मोल अपने आप में एक संख्या को निरूपित करता है और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा अगर अपन विस्तृत माने तो देखो, जैसे मान लो कि 1 दर्जन केले बराबर क्या है? 12 केले। 1 दर्जन पेन का मतलब क्या हुआ? 12 पेन। जिस प्रकार से दर्जन के लिए 12 संख्या काम आ रही है, उसी प्रकार से फिर क्या हो सकता है? 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की पावर 23। मैं कहूं मेरे पास 1 मोल आम है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 6.022 गुणा 10 की पावर 23 क्या है? आम है। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 मोल, अब देखो समझना, नाइट्रोजन है, अब ये नाइट्रोजन है तो परमाणु को बता रहा है, इसका मतलब मेरे पास क्या है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु है। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, इसका मतलब मेरे पास 6.022 गुणा 10 की पावर 23 है नाइट्रोजन क्या है? अणु है। ठीक है, मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 मोल NH3 है,
इसका मतलब मैं कह सकता हूं मेरे पास 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अमोनिया अणु है। आई बात समझ में? जिसके साथ मोल लगेगा मेरे पास संख्या उसकी उतनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया कंसेप्ट आपके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहां तक आपने, इसको मिटाता हूं, यहां से आपको एक बात और सीख लेनी है कि अभी आपके पास में ये समझ में आ गया आपके पास है कि एक कार्बन परमाणु, दोबारा लिखे यहां पर देखो, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया? 12 AMU। ये ऐसा बोल सकते हैं 12 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम। ये ऐसा बोल सकते हैं 12 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, क्लियर बात है। अब ये तो परमाणुओं की द्रव्यमान आया, कार्बन के परमाणुओं का द्रव्यमान आया। मैं बात अगर मोल की करूं, सबसे पहले अपन ने मोल निकाला था कंसेप्ट, तो यहां पर मोल की बात करूं तो इसका मतलब मोल के अंदर तो संख्या कितनी है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। मोल का मतलब तो ये बना। तो इसका मतलब मैं अगर कह सकता हूं, ये कहूं कि 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कार्बन परमाणु, एक की तो बात ये है, परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? भाई आपको पहले बताया गया कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना है ना। अब मेरे को एक मोल कार्बन परमाणु का निकालना है, तो मोल की संख्या ये है। तो मैं आपसे कहूं कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना है, इसका मतलब इतना है, तो एक मोल कार्बन परमाणु का कितना होगा? तो एक मोल का पहले मेरे को पता तो होना चाहिए ना मोल का मतलब क्या होता है। तो मोल का मतलब तो ये है, अभी आपको बता दिया। इसका मतलब इसमें कितने परमाणु का संख्या है वो ज्ञात हो जाएगी। जैसे आपसे पूछा कि एक पेन की कीमत अगर 10 रुपए, तो 50 पेन की कीमत कितनी होगी? तो आप गुणा कर दोगे सीधा सीधा। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU है, तो इतने कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? इस पूरी चीज को इससे गुणा कर दूंगा। देखो कैसे आएगा, 12 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर -24 तो पहले से ही था, और इसको इससे और गुणा कर दो, गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर क्या है? 23। क्या हो गया ये? ग्राम। ग्राम आ गया ना। अब इसी को क्या बोलते हैं? मतलब इतने मेरे पास संख्या आ गई, इसका मतलब मैंने किसका निकाल लिया? एक मोल। तो ऐसा बोल सकते हैं एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा अपने पास। अब तक क्या आ रहा था? एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। अब क्या आ जाएगा? एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। और एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान मतलब इस पूरी संख्या को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो लमसम एक आता है। क्या आता है? एक आता है। तो वो आ जाएगा एक। तो 12 गुणा 1 ग्राम बराबर आता है वही 12 ग्राम। तो सीधी सीधी बात है, आपने जहां AMU लगाया ना, वो है एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, और AMU के साथ में ग्राम लगा दोगे, इसका मतलब वो आ जाएगा एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। जिस प्रकार से अभी अपन लिस्ट बनाई थी, यहां पर नाइट्रोजन का निकाला तो 14 AMU आया था, वो उसका कार्बन नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है, और नाइट्रोजन के एक मोल का द्रव्यमान आ जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, मतलब जो भी उसका संख्या है उसके साथ साथ में अगर अपन AMU लगा देंगे तो उसके पर्टिकुलर परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा, और उसके साथ ग्राम लगा देंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा? उसका आ जाएगा एक मोल का द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि एक मोल के अंदर ये संख्या होती है, इसको अपन ने गुणा किया तो लमसम क्या आता है? ये एक आता है। अब इससे मैं एक बात और समझा दूं आपको यहीं पे, यहां ये बात समझ में आ गई, इसको यहां मिटाते हैं कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU है। इसको अगर इधर लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? बात तो वही हुई ना, एक कार्बन परमाणु बराबर 12 AMU। तो 12 AMU बराबर एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान। इसको इधर का इधर लिख दिया। ठीक है, इससे अपने को एक AMU का मान आ जाएगा। तो एक AMU बराबर क्या हो गया? इधर कुछ है नहीं, तो इधर 12 गुणा है, तो 12 इधर में क्या जाएगा? भाग में। तो भाग में किससे? एक के दो, तो 1/12 गुणा एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान।
तो ये संख्या भी याद रखना। तो 1 AMU बराबर 2 संख्या याद रखना। क्या रखना? 1/12 गुणा 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, या फिर 1 AMU बराबर 1.67 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान, और वहां पर ग्राम की बात करें तो 1.67 गुणा -24 ग्राम। तो 1 AMU के लिए 2 बातें याद रख लेना। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखोगे, खुद के नोट्स बनाओगे, बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा देख लेना, अगर कोई समस्या आती है तो 2 बार देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो आगे, अभी आपने परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया। अब एक शब्द आता है आणविक द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ में अणु का द्रव्यमान भी तो ज्ञात कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि किसी अणु में उपस्थित सारे परमाणुओं के द्रव्यमान का योग, भाई जितने भी परमाणु है ना उनके द्रव्यमान का योग है, जोड़ दो, वो किसका हो गया? आणविक द्रव्यमान हो गया। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है? HNO3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, अब इसके अंदर परमाणु है उनको अलग अलग कर दो। सबसे पहले देखो क्या, H का परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या यहां पर है ही एक, कितना हो गया? 1 AMU। फिर N की बात करें, N का परमाणु द्रव्यमान कितना था? अभी बताया था आपको, कितना? 14, क्योंकि इसमें 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है, उसका टोटल ही तो होता है। फिर बात करें O का, फिर उससे 3 से गुणा करना है क्योंकि 3 है O का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है? 16, उसको 3 से गुणा कर दो क्योंकि 3 है यहाँ पर। अब जोड़ दो टोटल, तो कितना? 1 AMU प्लस 14 प्लस ये जोड़ दो, गुणा कर दो, या 3 गुणा 16 कर दो। यहाँ लिख दो 1 14 प्लस कितना हो गया? 48, टोटल कितना है? 63। मतलब HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना है? मोलिकुलर मास कितना है? आ जाएगा 63 म्यू या AMU। एक एग्जांपल और ले सकते हैं अपन, H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है? अब देखो यहाँ पर वही, सबसे पहले H का निकाल दो। तो H का तो यहाँ पर पहले से पता है 1 होता है, तो 2 हो गया ना। 2 गुणा H का परमाणु द्रव्यमान बराबर 2 गुणा 1 म्यू, और O का परमाणु द्रव्यमान अभी निकाला था कितना? 16, तो 2 गुणा 1 प्लस 16 बराबर 18 AMU। ये क्या है? किसी का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। जोड़ दो सबके परमाणु द्रव्यमान को। आगे लो, देखो 3 शब्द मुख्यतः निकल के आ रहे हैं यहां से। एक शब्द आ रही है मोल, दूसरा आ रहा है अवोगाद्रो संख्या, और तीसरा आ रहा है द्रव्यमान। ध्यान से समझना। देखो क्या मतलब है यहां पर, मैं कहूं 1 मोल कार्बन, यानी मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या? मोल कार्बन। ये है मेरे पास। क्या? अणु या परमाणु? परमाणु। और अभी अपन ने निकाला था द्रव्यमान, तो कार्बन है, कार्बन का कितना है? 12 में निकल के आया था। पर यहां पर बात करेंगे तो क्या है इसका? 12 ग्राम कार्बन है मेरे पास। ये द्रव्यमान की बात आ गई। ऐसी टेबल आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मैं अगर कहूं 1 मोल H, इसका मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H क्या है? परमाणु है। और यहां पर बात आ गई 1 ग्राम H की। ठीक है, मैं कहूं मेरे पास 1 मोल H2, अब समझना देखो, तो मेरे पास क्या है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23 H अणु, H2 अणु है। लेकिन यहां पर द्रव्यमान कितना आ जाएगा? H का 1 है और 2 है ना H,
इसका मतलब 2 ग्राम H। क्लियर है? अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 1 मोल H2O, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? 6.022 इंटू 10⁻23 H2O अणु। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी अपन ने H2O का निकाला था, द्रव्यमान कितना निकल गया था उसका? उसका मोलिकुलर मास कितना निकल गया था? वो आया था 18 ग्राम। कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? 18 ग्राम जल के अणुओं की बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल से समझो, देखो एक एग्जाम्पल, 2 ग्राम H में H के कितने मोल होंगे? ठीक है, 2 ग्राम H है, उसमें H के कितने मोल होंगे? प्रश्न को देखते भी उत्तर बता सकते हो, पर सबसे पहले एक सूत्र अप्लाई करना है। मतलब आपको मोल इक्वेशन लिख के पहले मोल इक्वेशन लिखना, मोल इक्वेशन लिख कर हल करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, लिख कर हल करना है। अब मोल इक्वेशन क्या है इसकी? कि 1 मोल H, यही तो है ना, बराबर क्या है? 6.022 गुणा 10⁻23 H परमाणु बराबर 1 ग्राम H। तो पूछ रहा 1 ग्राम H बराबर इतने संख्या हो गई ना, तो 2 ग्राम H में पूछ रहा है कि अपने पास में कितना है? 2 ग्राम H। तो बराबर क्या हो गया? 2 ग्राम H को इस तरह से लिखोगे, इंटू 1 मोल H अपॉन 1 ग्राम H। ये इससे कट जाएगा, 2 आएगा, मतलब 2 मोल H। ये सूत्र और सरल कर देता हूं मैं इसको। देखो, इसके बजाय मैं आपको 4 से 5 सूत्र लिख देता हूं, वो थोड़ा सा ध्यान में रहेंगे तो किसी भी प्रकार का मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। देखो, आपको एग्जाम में किसी प्रश्न में पूछ ले मोलों की संख्या ज्ञात बताओ, तो याद रखना आपको क्या दिया होगा? दिया गया द्रव्यमान, एक तो द्रव्यमान दिया गया होगा और एक आपको उस परमाणु का या अणु का द्रव्यमान पता होगा, परमाणु का द्रव्यमान आपको पता होगा। तो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब m अपॉन m। यहां पर यही था, अभी क्वेश्चन था ना, उसके अंदर 2 ग्राम दिया हुआ है, 2 ग्राम, ठीक है, और ये 1 ग्राम होता है उसका H का। 2 ग्राम तो दिया हुआ है, खुद होता है कितना? 1 ग्राम होता है ये वाला, तो 2 में 1 का भाग 2 की संख्या आएगी 2 है। सीधा सीधा यहां से हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या? मोलों की संख्या इस तरह से नहीं निकले तो मोलों की संख्या एक तरीके से और ज्ञात की जा सकती है। भाई जरूरी थोड़ी यही चीजें दे, ये भी तो दे दे, 3 चीजें हैं आपके पास, ये भी तो दे दे। तो क्या दे सकता है अगला मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए? दिए गए कणों की संख्या n अपॉन किसका भाग दोगे? अवोगाद्रो संख्या का, जो कितनी है? Na, ये मान है। तो आपको जो संख्या दी होगी ना कणों की, वो लगभग इसी रूप में दी होगी वो, उसमें जब आपने अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दिया तो आपके पास क्या आ जाएगी? मोलों की संख्या आ जाएगी। ये ज्ञात हो जाएगा। मतलब ये ज्ञात करने के लिए या तो ये दिया हुआ होगा या ये ज्ञात करने के लिए ये दिया होगा। ठीक है, अब और क्या पूछ सकता है आपको? आपको पूछ सकता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या के लिए आपको क्या कर देना है फिर? भाई ये मोलों की संख्या, द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो अगर ये पूछे फिर तो इस दोनों को गुणा कर दो, इसी से बन जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इससे बन जाएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगी? कि मोलों की संख्या n इंटू मोलर द्रव्यमान। ठीक है, 4 नंबर बात अगर पूछ ले परमाणुओं की संख्या,
तो क्या सूत्र कर दोगे? अब इधर तो द्रव्यमान संख्या आ रही है, मोलों की संख्या पूछ रहा है, मोलों की संख्या के बजाय परमाणु की संख्या पूछ रहा है कि कितने। इसका मतलब मोलों की संख्या आपने ज्ञात कर ली, जो जितना आ गया उसको गुणा कर दो किससे? मोल के जो नंबर है, तो परमाणु की संख्या आ जाएगी। सेम यही फॉर्मूला वापस लिखो, देखो कौन सा, ये वाला। दिया गया द्रव्यमान बटा क्या है, मोलर द्रव्यमान। ये मान किसका आया? ये मोलों की संख्या का आ गया। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है? मोलों की नहीं पूछ रहा, परमाणु की संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब इसमें गुणा कर दो किसका? अवोगाद्रो संख्या का। सेम का सेम ही हो जाएगा, किसके लिए? परमाणुओं की संख्या के लिए। सेम का सेम फॉर्मूला, दिया गया द्रव्यमान बटा दिए मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो संख्या। यह क्वेश्चन पूछ ले कणों की संख्या, तो क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। इस प्रकार से कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको विभिन्न सूत्रों में, विभिन्न सवालों में लगाने होंगे। कुछ एक इसके सवाल करेंगे जो तो अपन सीधे कॉपी के हिसाब से कर लेंगे। इसमें इतना ही, धन्यवाद।